गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल का हमारा टॉपिक था ऑर्डिनेंस, हमने ऑर्डिनेंस पे डिस्कशन किया और जो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह के 8 प्रकार, जो एक एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपीएससी की बात कर ले, पीसीएस की बात कर ले या एसएससी की बात कर ले, वो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और इसको कई दफ़ा हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। इवन बहुत सारे बुक्स भी ऐसे हैं जहाँ पर इस टॉपिक को इग्नोर किया गया है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो आज इस टॉपिक पर एक छोटा सा क्लास लिया जाए। तो विवाह के 8 प्रकार जो है वो एक आप यहाँ इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, एक उसका भी पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये अपनी भारतीय संस्कृति जाननी चाहिए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिजेस। कब? प्राचीन काल में। याद रखना कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल में विवाह के प्रकार। और इसको कोरिलेट करते रहना अभी के समाज से कि भाई उस समय का समाज ऐसा था, वहाँ से क्या चीज़ें हैं जो आज के समाज से मैचेबल है या कितनी मिलती है या क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोग करते रहना। तो विवाह के प्रकार जो है, पहला चीज़ ये जान लो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं विवाह के प्रकार, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स है मनुस्मृति। आपने नाम सुना होगा। मनुस्मृति में विवाह के प्रकार की चर्चा की गई है। और कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो 8 प्रकार के विवाह। तो उस समय विवाह का जो प्रकार था वो 8 प्रकार का था। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। और उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं। इस 8 विवाह में 4 विवाह को कहा जाता था प्रशंसनीय विवाह। क्लियर है? और 4 प्रकार के विवाह को कहते थे निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह। क्लियर है? तो इस 8 विवाह में 4 हो गया प्रशंसनीय। तो नाम से ही आप समझ सकते होंगे। तो प्रशंसनीय मीन्स कि ये समाज को एक्सेप्टेबल था, समाज इसको एक्सेप्ट करता था, इसलिए इसको हम लोग प्रशंसनीय विवाह कहते हैं। और निंदनीय विवाह, नाम से ही निंदनीय लग रहा है, जिसकी निंदा लोग करते होंगे। तो इस विवाह को निंदा किया जाता था, निंदा करते थे लोग, और ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था। वो अलग बात है कि ये विवाह भी होता था उस समय, लेकिन वो एक्सेप्टेबल समाज को नहीं था। जैसे आज भी होता है, बहुत सारे विवाह ऐसे होते हैं जो समाज को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उसी में याद रखना विवाह के 8 प्रकार, 4 प्रशंसनीय, 4 निंदनीय। कहाँ से ये लिया गया है? तो ये मनुस्मृति से लिया गया। क्लियर है? आगे हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगी कि सवाल इससे बनता है, बना है, और किस प्रकार के, किस टाइप के सवाल और आगे बनने की संभावना है। तो इसमें समझना, पहला विवाह जो बताया गया है, उल्लेख किया गया है, वो है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था कि जो कन्या के पिता है वो कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर कि अब उनको लग रहा है पिता को कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, तो उसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसकी विवाह कराते थे अपने ही वर्ण में। वर्ण व्यवस्था एक यहाँ वर्ड आ रहा है, मैं इसको भी थोड़ा क्लियर कर दूं। ठीक है, इस टर्म को मैंने यूज़ किया तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, बाकी हम इसको पढ़ेंगे ही। तो अपने ही वर्ण में, जैसे आज के टाइम में होता है ना कि ये इस कास्ट का है तो वो उस अपने ही सेम कास्ट में विवाह करेगा, ये उस कास्ट का है तो वो अपने कास्ट में विवाह करेगा। तो सेम यहाँ पर होता क्या था कि पिताजी अपने ही वर्ण में एक लड़का ढूंढकर अपनी कन्या के लिए, अपनी कन्या को फिर उससे शादी करवाते थे। क्लियर है? तो इसको आप अभी से अगर रिलेट करें तो आप बोल सकते हैं ये एक तरह का अरेंज मैरिज था। आज के टाइम में भी अगर पिताजी या माताजी जो भी बोल लीजिए, अगर वो अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ के लाते हैं अपने ही कास्ट में, तो क्या होगा? अरेंज मैरिज कहते हैं हम इसको कि ये भाई क्या है? अरेंज मैरिज। तो ये उस समय का आप कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज, और ऐसा सवाल बन सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर एग्जाम में क्या है ना, सिंपली आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बता दो ये क्या होता था। नहीं,
वो अपने हिसाब से अपने तरीके से सवाल करेगा ताकि वो देखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एग्जाम कितना भी सवाल घुमा दिया जाए आपको घूमना नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह आई थिंक आपको क्लियर होगा कि अपने ही वर्ण में पिताजी योग्य वर ढूंढकर अपनी कन्या की विवाह कराते थे। वर्ण व्यवस्था जो उस समय थी वो 4 तरह के थे, 4 वर्ण व्यवस्था थी। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मान लीजिए ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण में ढूंढेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में ढूंढेगा। तो जो जिस वर्ण का हो अपने ही सेम वर्ण में ढूंढकर अपनी कन्या का विवाह कराता था। तो ऐसे विवाह को हम कहते थे ब्रह्म विवाह। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विवाह था वो था देव विवाह, ठीक है। तो देखो ऐसे आपको याद करने में भी आसान होगा, ब्रह्मदेव, ठीक है। आपके याद करने आप अपना लॉजिक लगा लेना। तो ब्रह्म विवाह हो गया। देव विवाह क्या होता था कि देव विवाह में पिताश्री जो लड़की कन्या के पिता होते थे वो पुरोहितों से विवाह कराते थे अपनी कन्या को, ठीक है। तो जहाँ पर पुरोहित से विवाह कराया जाता था उस विवाह को कहते थे देव विवाह। पुरोहित में समझ गए होंगे आप लोग, पंडित जो यज्ञ संपन्न करवाते थे। तो ऐसे विवाह को कहते थे देव विवाह। क्लियर है। फिर से बता दूं, ब्रह्म विवाह एक तरह का अरेंज मैरिज हुआ आज के टाइम में। पिताजी अपने ही वर्ण में कन्या के लिए वर ढूंढकर उसका विवाह कराते थे। देव विवाह जो पुरोहित से विवाह कराया जाता था। तो यहाँ पर आप एक की पॉइंट पकड़ लीजिए, पुरोहित, कि पुरोहित से जो विवाह कराया जाता था उस विवाह को हम कहते थे देव विवाह। थर्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह में क्या होता था कि यहाँ पर कन्या के पिता कुछ गाय के बदले कन्या का विवाह कराते थे। कुछ 1-2 गाय, मतलब कोई काउंटिंग नहीं कि इतना ही गाय, कुछ गाय वगैरह लेके अपनी कन्या का विवाह कराते थे। जो यज्ञ में उस समय इम्पॉर्टेंट होता था ये सब। तो यज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गाय वगैरह इनको मिलता था उसके बदले वो विवाह कराते थे अपनी पुत्री का। तो ऐसे विवाह को हम कहते थे आर्ष विवाह। क्लियर है। फिर से, ब्रह्म विवाह अरेंज मैरिज सेम वर्ण में, ठीक है। देव विवाह जो पुरोहित से कराया जाता था। और आर्ष विवाह का मतलब हो गया गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कराना। तो ये हो गया आर्ष विवाह। और चौथा था प्रजापत्य। अब टर्म देख के मत घबराना, कहीं कहीं पर इसको प्रजापति भी लिख दिया गया है, कहीं प्रजापत्य लिखा गया। तो अगर प्रजापति देखेंगे तो घबराना मत कि ये कहाँ से आ गया, ये प्रजापति ही है, ठीक है। प्रजापति विवाह क्या होता था कि लड़के को अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो वो सीधा पिताजी के पास चले जाते थे कि भाई आपकी बेटी मुझे पसंद है, आप इससे मेरी शादी करवा दें। और वैसी शादी को ही वहाँ पर बोला गया है उस समाज में प्रजापत्य विवाह। तो क्लियर है, ठीक है। तो एक तरह से अगर उसको किसी भी लड़के को कोई लड़की पसंद आई, पिताश्री के पास गए, एक तरह वो ऑफर लेके गए भाई कि आप आपकी बेटी पसंद है मुझे, आप विवाह करवा दीजिए। और वो विवाह, अब पिताजी को लगता था कि इसके लिए ये योग्य वर है तो वो उसकी विवाह उसके साथ करा देते थे। तो ऐसे विवाह को हम कहते थे प्रजापत्य विवाह। तो आप लोग नोट बनाते चलना अपने हिसाब से। ये क्लियर हो गया। ये 4 प्रकार के विवाह थे। प्रशंसनीय विवाह जो समाज में एक्सेप्टेड था लोगों को, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति। अब देखो सवाल बन जाएगा, इस 4 में से कोई एक विवाह का प्रकार उठा लेगा और पूछ देगा कि क्या ये प्रशंसनीय है या फिर निंदनीय है। तो ये याद रखेंगे। या फिर कोई भी एक उठा देगा प्रकार और पूछ देगा कि बताओ इस विवाह में ऐसा क्या होता था। या फिर एक वर्ड में पूछ देगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अरेंज मैरिज कौन सा विवाह था, कौन से विवाह को कहते थे, तो ब्रह्म विवाह को। तो क्वेश्चन मैंने कल भी बोला था कि क्वेश्चन खुद से जनरेट करो ताकि आपको आगे कोई डर ना हो एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए आते हैं निंदनीय विवाह में। निंदनीय विवाह में एक विवाह होता था आसुर विवाह। याद रखना, असुर नहीं, उससे रिलेट कर सकते हैं, आसुर विवाह। क्लियर है। आसुर विवाह में क्या होता था, जैसे अभी का डाउरी सिस्टम जो है हमारे समाज में, कि यहाँ पर क्या होता है कि लड़की के पिताजी ही दहेज देते हैं और फिर कन्या भी देते हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर देना आप। आसुर विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता धन के बदले अपनी पुत्री उस लड़के को देते थे।
तो इस विवाह को क्या कहा गया? आसुर विवाह। आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सचेंज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्सचेंज कर रहा है कि बस इसके बदले ये लेते जाओ, ठीक है। तो एक तरह से ये उस समय भी गलत था और आज भी ये गलत है कि कुछ पैसों के लिए कुछ पैसे लेकर, कुछ दान दक्षिणा कुछ भी लेकर, पैसे लेकर अपनी पुत्री का विवाह उस वर से करा देना, तो ऐसे विवाह को हम कहते थे आसुर विवाह। तो ये नाम ही है आसुर विवाह और इसका काम भी उसी टाइप का है। दूसरा विवाह जो है गंधर्व विवाह। क्लियर है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वन लाइन में बोला जाए लव मैरिज। ये अरेंज मैरिज और ये लव मैरिज, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के प्रेम के वश आकर एक दूसरे से विवाह करना। क्लियर है? तो उस विवाह को बोला जाता था गंधर्व विवाह। तो ये गंधर्व विवाह निंदनीय है। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आज के समाज के नज़र से देखा जाए, तो आप खुद डिसाइड करना कि गंधर्व विवाह निंदनीय विवाह है या गंधर्व विवाह प्रशंसनीय विवाह में आएगा। लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आप अपना पॉइंट मत रखना, जो पूछेगा तो सीधा लिख देना कि निंदनीय विवाह था उस प्राचीन काल में। तो गंधर्व विवाह, लव मैरिज, एक दूसरे को पसंद करते थे, विवाह हो गया, तो उस विवाह को कहते थे गंधर्व विवाह। तीसरा था पिशाच विवाह। नाम देख लो कैसा है निंदनीय विवाह का, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह का मतलब हो गया कि कोई ऐसी स्त्री जो सो रही हो या कोई ऐसी स्त्री जो सेंसलेस अवस्था में हो, मतलब खुद के होश में ना हो, बेहोश हो, और उसके साथ संभोग कर लेना और फिर उससे शादी करना। तो एक पूर्णता बोला जाए या नहीं बोला जाए, एक तरह से जैसे अभी भी होता है समाज में, शायद कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, इवन मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि अगर कोई किसी के साथ रेप अटेम्प्ट करता है तो उसको फिर बोला जाता है कि तुम अब इस लड़की से क्या करो, विवाह करो। तो कहीं ना कहीं उसका एक झलक यहाँ पर आप देख सकते हैं पिशाच विवाह में। नाम ही है पिशाच विवाह कि लड़की नींद में है या फिर वो सेंसलेस है और उसके साथ संभोग करके उससे विवाह कर लेना। तो ऐसे विवाह को निंदनीय माना गया था और ये निंदनीय है भी। तो ये था पिशाच विवाह। और लास्ट जो था वो था राक्षस विवाह। नाम ही देख लो कितना भयानक है, राक्षस विवाह। मतलब राक्षस है तो आप ऐसे याद रखना, राक्षस क्या करेगा, अगर उसको कुछ चाहिए नहीं मिलेगा क्या करता था, लड़ लेता था, बलपूर्वक छीन लेता था। राक्षस का काम ही होता था ये, ठीक है। तो बलपूर्वक जो शादी किया जाता था वैसे शादी को हम कहते थे राक्षस विवाह। क्लियर है? तो आई थिंक निंदनीय विवाह तो बहुत ईजी है, टर्म भी वैसा ही है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे पिशाच और राक्षस में क्या है, दोनों तो लगभग आसपास ही है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, हाँ, यहाँ पे आसुर विवाह, कन्या के पिता धन लेकर के उसके बदले अपने कन्या का विवाह कराना, उसको कहते थे आसुर विवाह। गंधर्व विवाह, लव मैरिज। पिशाच विवाह, लड़की सेंसलेस है या नींद में है और उसके साथ रिलेशन बनाकर फिर उससे जो शादी किया जाता था उसको हम कहते थे पिशाच विवाह। और लास्ट है राक्षस विवाह। राक्षस इट मीन्स बलपूर्वक काम करेगा, यानी कि बलपूर्वक विवाह करना, तो उस विवाह को हम कहते थे राक्षस विवाह। क्लियर है? आई थिंक ये ये 8 टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि इस विवाह का क्या मतलब होता है। और मैंने बताया था एग्जाम में पूछा गया था, तो चलिए यहाँ मैं बता दूँ। ये वाला देख रहे हैं जो गंधर्व विवाह, अब डायरेक्ट ऐसे ही पूछ दिया था कि उस समय में प्राचीन काल में लव मैरिज किस विवाह को कहते थे। देखो ये टर्म यूज़ कर दिया, लव मैरिज तो कहीं पे मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, या अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको लव मैरिज वर्ड तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे अभी के टाइम से कि हर एक वर्ड को, कि अच्छा गंधर्व विवाह ऐसा था, अरे ये तो लव मैरिज जैसा है। तो आपका कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हुआ, आप एग्जाम में क्या करेंगे, फटाक से आप आंसर कर देंगे। क्लियर? तो आज ये पूछा, कल को ये पूछ सकता है, परसों ये पूछ सकता है। तो इस पूरे विवाह के 8 प्रकार को आप दिमाग में बैठा लीजिए। 4 बार 8 बार लिखेंगे, दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। ठीक है? अच्छा, विवाह से रिलेटेड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये भी एक सवाल बन सकता है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वहाँ पर 16 संस्कार दिए गए हैं। ठीक है? आप एक बार 16 संस्कार भी देख लेना कि वो 16 संस्कार क्या है, उसमें से कोई भी उठा के पूछ सकता है। और उस 16 संस्कार में ये जो विवाह है ये है 15वां संस्कार।
ठीक है, ये है 15वां संस्कार। तो यहाँ पर एक और सवाल आ गया कि ये किस नंबर पर ये संस्कार आता है, तो 15वां संस्कार है विवाह। और विवाह के और पूछा जाएगा कितने प्रकार होते थे, तो 8 प्रकार, 4 प्रशंसनीय, 4 निंदनीय, ब्रह्म देव आर्ष प्रजापति प्रशंसनीय, आसुर गंधर्व पिशाच राक्षस निंदनीय। यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये विवाह, ठीक है। इसको आप लिख लेना। 2 टर्म और मैं आपको बता दूं विवाह से रिलेटेड, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो ये तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस, विवाह के प्रकार हमने पढ़े, लेकिन विवाह से रिलेटेड 2 टर्म भी है, वो प्रकार में मत डालना, वो कहीं भी हो सकता है, सेट किया जा सकता है। 2 प्रकार के विवाह 2 विवाह थे। एक को कहते थे अनुलोम विवाह और एक को कहा गया है प्रतिलोम विवाह। ये 2 टर्म याद रखना, सवाल यहाँ से भी बनता है और बन सकता है आगे। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, और इसको फिर आप जोड़ना कि उस 8 विवाह में ये कहाँ पर ये सेट कर सकता है, ये खुद से आप सोचना इसको। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें मैंने बताया कि 4 वर्णा सिस्टम, 4 वर्ण थे वहाँ पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब अनुलोम विवाह क्या होता था कि अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते थे जहाँ पर जो वर है, जो लड़का है वो उच्च वर्ण का हो और लड़की अगर निम्न वर्ग की है, तो उस विवाह को हम कहते थे अनुलोम विवाह। क्लियर है? उच्च वर्ण कोई भी, अगर मान लो ब्राह्मण है लड़का और लड़की वैश्य हो गई या शूद्र हो गई या क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण से जो नीचे हो गए, तो लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की, वैसे विवाह को हम कहते थे अनुलोम विवाह। लिख लेना इसको। प्रतिलोम विवाह का क्या मतलब हुआ, उल्टा कर दो इसको कि लड़की उच्च वर्ण की और लड़का निम्न वर्ग का। तो आप सोचो ये कहाँ हो सकता है, किस इस 8 प्रकार के विवाह में किस विवाह में ये सेट हो सकता है, ये आप सोचना, ठीक है। प्रतिलोम विवाह, लड़की उच्च वर्ण की, लड़का निम्न वर्ण का, तो वो प्रतिलोम विवाह, और लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ग की, तो वो हो गया अनुलोम विवाह। तो आई थिंक आपको आज का ये विवाह वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा, और आप फिर से इसको 4 बार 10 बार लिखना, आपको चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। और वर्ड्स भी ऐसा यहाँ पर टफ नहीं है कि आपको याद करने में मुश्किल आए। तो याद रखना विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।